वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। अब तक हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड में, फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड में हम क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू अमीनो ग्रुप, मतलब वहां हमें सिर्फ NH2 ग्रुप की रिएक्शन देखनी थी। हमने 7 रिएक्शन देखे थे। फिर हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, वहां पर भी हमने 6 रिएक्शन डिस्कस किया। अब जो थर्ड है हमारा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू बोथ ग्रुप अमीनो एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप। तो दोनों ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, मतलब दोनों का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो वो रिएक्शन सिर्फ हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ हीट या फिर टेम्परेचर देना है हमें, ठीक है। तो मान लो ये अमीनो एसिड है, जब हम रिएक्शन करने के लिए कुछ ग्राम्स लेंगे, ठीक है, या फिर कुछ मिलीग्राम्स लेंगे, तो उसमें ये सिर्फ एक ही अमीनो एसिड नहीं होगा, उसमें लाखों करोड़ों अमीनो एसिड होंगे, ठीक है। वो मोल कंसेप्ट से आपको पता चलता है। तो अभी दूसरा मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूं यहां पर, ओरिएंटेशन सिर्फ अलग दिखाया है मैंने यहाँ, ठीक है। ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है। अभी इसको मैं हीट करता हूं। जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, यहां से OH और यहां से H, सेम यहां से OH, यहां से H, तो क्या हुआ -2H2। बाकी जो बचा उसको जोड़ देते तो क्या बनता है देखते। यहां पर ये R ग्रुप एज इट इज, ये नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, अभी एक ही बचा। यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप था एज इट इज, ये कार्बन OH निकल गया, इसके साथ नाइट्रोजन जुड़ गया, तो ये नाइट्रोजन। फिर ये नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर जो भी है एज इट इज R ग्रुप, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, ये प्रोडक्ट बन गई। अभी अगर ऐसा कुछ होता तो ये हेटेरोसाइकिल है। यहाँ पर 1, किसी को भी बोल दो 1 2 3 4, 1 और 4 पर नाइट्रोजन एटम है, तो इसको बोलते हैं पिपराजिन। क्या बोलते हैं? पिपराजिन। ये इसके जैसा ही है, देखो पिपराजिन ही है। यहां पर मैं नंबरिंग दे दूं तो ये नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं मैं 1, इसको 2 नहीं दे सकता क्योंकि यहां पर कीटोन है, तो 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये पिपराजिन तो है, पिपराजिन तो है ही। 2 और 5 के ऊपर कीटोन है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं 2,5 कितना कीटोन है? 2, तो लिख देता हूं डाई कीटो। फिर ये पिपराजिन एज इट इज है, पिपराजिन। और यहां पर R ग्रुप कुछ है तो मैं लिख दूंगा डेरिवेटिव। क्लियर है? नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है या फिर रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड। तो पेप्टाइड बनाएंगे हम। पेप्टाइड कैसे बनेगा? तो मैं यहाँ पर एक ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। NH2, ये COOH और ये R, एसिड पास में अल्फा कार्बन पर NH2, तो ये अमीनो ग्रुप है। फर्स्ट अमीनो ग्रुप इज प्रोटेक्टेड, तो मैं यहाँ अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन करूंगा। कैसे? कैसे? CH3CO ट्वाइस O, एसिटिक एनाइड्राइड, एसिटिक एनाइड्राइड से एसिटाइलेशन होगा इसका, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से CH3COO माइनस निकलेगा, तो ऑल ओवर ये CH3COOH बाई प्रोडक्ट बना। ये मैं इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये अगले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म के साथ। तो अभी यहाँ पर क्या बनेगा, ये NH, ये CO, ये CH3, यहाँ पर जो था एज इट इज रहेगा, ये एसिड, ये R ग्रुप जो भी है। अभी सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं और एक एमिनो एसिड के साथ,
ये आर ग्रुप और ये एसिड। ठीक है, जैसे इन दोनों को मैं हीट करूंगा, जैसे इन दोनों को मैं हीट करूंगा क्या होगा, यहां से OH और यहां से H2O वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनता है, ये NH एज इट इज, यहाँ पर R ग्रुप भी एज इट इज, ये C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या जुड़ गया, ये NH, फिर ये कार्बन के ऊपर एक R ग्रुप था, एक एसिड है, तो ये बन गया। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि पहले मैंने यहाँ पर प्रोटेक्शन क्यों कराया, क्योंकि यहाँ पर मैं हीट करना चाहता था। अगर मैं प्रोटेक्शन नहीं करा था, इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड दोनों को डायरेक्टली हीट कर देता, तो ये रिएक्शन हो जाती, ये प्रोडक्ट बन जाती। अगर मुझे अलग प्रोडक्ट बनानी है या फिर कभी भी पेप्टाइड बनाना है, तो एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर मैंने एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट किया। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जो बना, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H2O ऑब्लिक H+ या फिर HCl लिख दो, तो हाइड्रोलिसिस इस अमाइड का हो जाएगा। नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H+, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH-, तो ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो ये मेरा बाय प्रोडक्ट है CH3 C डबल H। फिर जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये यहाँ पर NH2, ये CO NH R और ये एसिड SH। तो यहाँ पर एक और ग्रुप दिखाई दे रहा है मुझे, अमाइड लिंकेज। तो दो एमिनो एसिड होते हैं, ये भी एमिनो एसिड था, ये भी एमिनो एसिड था। दो एमिनो एसिड में से एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप में से जो अमाइड बनता है, उस अमाइड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो ये पेप्टाइड लिंकेज है या फिर पेप्टाइड बॉन्ड बोल दो, पेप्टाइड लिंकेज है या फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अभी इसको नाम कैसे देते हैं, मान लो एमिनो एसिड दो होते हैं हमारे पास, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो ये दो एमिनो एसिड से ये पेप्टाइड बना है, मतलब दो एमिनो एसिड थे, तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। वो पेप्टाइड में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर तीन एमिनो एसिड होते तो ये अमाइड लिंकेज दो बनते, उसको हम बोलते ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, डाइपेप्टाइड है लेकिन अमाइड लिंकेज एक ही है। ठीक है, अगर ट्राइपेप्टाइड होता तो अमाइड लिंकेज दो होते, तो हमने क्या बना दिया, पेप्टाइड बना दिया। अभी थर्ड जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ कीलेट। पहले समझ लेते हैं कीलेट क्या है। कीलेट क्या होता है, अगर हमारे पास लिगेंड है, मैंने पहले बताया था लिगेंड किसको बोलते हैं, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हो सकता है या फिर लोन पेयर के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, एसिड। अगर वो अपने लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है तो उसे हम बोलते हैं लिगेंड। अगर वो अपने लोन पेयर H+ या फिर मेटल के अलावा किसी नॉन मेटल को देता है तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, लिगेंड की। तो अगर कोई लिगेंड है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट कर रहा है किसी मेटल को एक से ज्यादा साइड से, मान लो दो अलग अलग जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कोई लिगेंड मेटल को, तो जो बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, चिलेट। ठीक है, सॉरी किलेट। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये NH2, ये OH, ये R2। सेम मैं यहां पर एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, इस बार NH2 को यहां नीचे लिख रहा हूं, OH को ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर R2।
अभी इसमें मैं ऐड कर रहा हूं मेटल Cu2O। यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी +1 है, तो क्या बोलूंगा मैं, क्यूप्रिक नहीं, क्यूप्रस। तो ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये दो एमिनो एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड को जैसे मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस कॉपर को डोनेट करेगा, ये भी कॉपर को डोनेट करेगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर के पास d ऑर्बिटल होती है। जैसे ये एसिड में सॉल्यूशन में जाएगा, आयनाइजेशन होगा, यहां से क्या निकलेगा, H+, यहां से भी H+ निकलेगा। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यहाँ पर नेगेटिव बन गया, यहाँ पर भी नेगेटिव बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से भी हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, ऑल ओवर क्या निकल रहा है, H2O। तो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, ये H2O बाई प्रोडक्ट बनेगा, और बाकी जो है लिख देता हूं मैं, ये NH2, यहाँ पर R ग्रुप था, इसने डोनेट किए कॉपर को। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड हुआ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, अभी कोई चार्ज नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये जो बना इसे बोलते हैं किलेट, ठीक है। और ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। हमें पता है अगर मेटल है, मेटल आयन, तो उसमें कलर मिल सकता है। तो ये ट्रांजिशन मेटल है और हमें यहाँ पर कलर मिल रहा है ब्लू, ठीक है। तो 3 रिएक्शन हो गए, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, लास्ट में हम अच्छे से रिवाइज कर सके इसलिए। पहला कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ हीट। दूसरा कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड। तीसरा कौन सा है, ये फॉर्मेशन ऑफ किलेट। अभी एक और रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड विथ फिनाइल आइसोसाइनेट। फिनाइल आइसोसाइनेट बोल रहा हूं मैं, साइनाइड नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी देखेंगे। कुछ लोग यहां पर रट्टा मारते हैं, हाइडेंटोइन बनता है, तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आप मैकेनिज्म देखोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बन सकती है। एक बार आप मैकेनिज्म से जाओगे, हो सकता है आपको पता ना चले प्रोडक्ट क्या बनेगी, 2 बार में पता ना चले, लेकिन 8-10 बार आप मैकेनिज्म से जाओगे, डेफिनेटली क्या प्रोडक्ट बन रही है आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। तो ये मैकेनिज्म का बेनिफिट। फोर्थ जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड विथ फिनाइल आइसोसाइनेट, या फिर यहां पर आइडेंटोइन बनेगा, तो मैं लिख देता हूं फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटोइन। आप कोई भी हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। यहां पर चौथा लिख देता हूं मैं फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटोइन, ठीक है। तो अल्फा एमिनो एसिड की प्रिपरेशन या फिर सिंथेसिस में हमने लास्ट मेथड देखा था, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड बाय आइडेंटोइन मेथड। वहां पर हमने आइडेंटोइन का स्ट्रक्चर देखा था, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। आइडेंटोइन किसको बोलते हैं,
ये हाइड्रेटोन है, 5 मेंबर साइकिल है जिसमें ये एमोनिया हो सकता है, सॉरी ये यूरिया हो सकता है NH2CO NH2 और यहाँ पास में भी कार्बोनिल है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटोन। तो ये स्ट्रक्चर बनने वाला है, ध्यान से देखना। हो सकता है आपको एग्जाम में 4 या 5 मार्क में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाए, एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ फिनाइल आइसोसाइनेट विद एमिनो एसिड विद मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म के साथ ही पूछा जा सकता है। अभी मैं यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं एमिनो एसिड का। ये एसिड पास वाला कार्बन अल्फा, वहां पर अमीनो ग्रुप। अभी इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? फिनाइल आइसोसाइनेट। तो फिनाइल आइसोसाइनेट किसको बोलते हैं? ये पीएच सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं। ये हमारा अल्फा एमिनो एसिड। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना? इसके साथ फिनाइल आइसोसाइनेट, साइनाइड नहीं है, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो क्या हो सकता है? तो पहले देख लेते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है डेफिनेटली। अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एटम के ऊपर कम है? तो देख लो, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो डेल्टा माइनस, कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस। यहाँ पर भी कार्बन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पर भी माइनस हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इस कार्बन के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? कार्बन को। जैसे ही कार्बन को डोनेट करेगा, कार्बन की वजह से क्या हो जाएगी? 5, जो पॉसिबल नहीं है, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इंटरमीडिएट क्या बनता है देख लेते हैं। ये जैसे था, इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन एज इट इज, यहां पर आर ग्रुप, ये एसिड एज इट इज। इसने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट की? इस कार्बन को। यहां पर एन और ये पीएच एज इट इज। ये डबल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, ये सिंगल बॉन्ड बन गया। यहां पर चार्ज माइनस, ये नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज प्लस। आपको पता चल गया होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया अनस्टेबल, नेगेटिव चार्ज आया ये भी अनस्टेबल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये बॉन्ड है, मैं ब्रेक कर रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देता हूं। यहां से क्या निकलेगा? H प्लस। ये ऑक्सीजन H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं माइनस H प्लस, यहां से H प्लस निकला है। नेक्स्ट H प्लस का एडिशन हुआ। इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, ये हाइड्रेटोन बनने वाला है लास्ट में। अभी ये जो था, जो चेंज हुआ वही हमने देखना है, बाकी तो ऐसे ही रहेगा सब कुछ। ये एक हाइड्रोजन कम हो गया, ये NH हो गया, फिर ये कार्बन यहां पर OH, ये डबल बॉन्ड एंड इसके साथ पीएच। अभी आप देखोगे तो ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर जैसे आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो ये A डबल बॉन्ड बी, A डबल बॉन्ड बी, C के ऊपर लोन पेयर क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट करेगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, ये नाइट्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। फिर ये हाइड्रोजन जो था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो फिर से पहले स्टेप में रेजोनेंस हुआ, सेकेंड स्टेप में यहां से H प्लस निकलेगा, यहां पर शिफ्ट होगा। तो 2 स्टेप साथ में हो रहे हैं। पहला स्टेप क्या हुआ? रेजोनेंस। सेकेंड स्टेप क्या हुआ? प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, और ये दोनों साइड हो सकता है रिएक्शन, तो मैं इसे दिखा रहा हूं। तो रेजोनेंस फॉलोड बाय प्रोटॉन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं इसको? टोटोमेरिज्म। तो ये टोटोमराइज हो रहा है, टोटोमेरिज्म। ठीक है,
अभी जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कुछ ऐसे बनेगा, ये R एज इट इज, NH, OH एज इट इज, ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, वहां पर डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड था, वहां पर सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर पीएच एज इट इज था, फिर यहां से H+ यहां आ गया। तो अभी आप देखो यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये NH CO NH, ठीक है, NH CO NH, यूरिया डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन ये यूरिया डेरिवेटिव को मैं क्या नाम दे सकता हूं, हमने एक बार ऐसे स्ट्रक्चर को नाम दिया था, ये इसको क्या नाम दिया था, एसिड और एमिनो डायरेक्टली अटैच है, कार्बामिक एसिड नाम दिया था हमने, क्या दिया था, कार्बामिक एसिड। अभी ये OH का रिप्लेसमेंट, ये ऐसे रख देता हूं NH2, ये OH का रिप्लेसमेंट अगर मैं NH2 से करा तो ये यूरिया बनेगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, ये कार्बामिक एसिड था, ये एसिड था, अभी यहां पर क्या बना, अमाइड, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कार्बामाइड। तो यहां पर कार्बामाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप जो वो कार्बामाइड है, और साथ में और भी कुछ है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं कार्बामाइड डेरिवेटिव, ठीक है। क्लियर है शायद, कार्बोनिक एसिड OH का रिप्लेसमेंट NH2 से करा दिया, कार्बोमाइड बन गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें HCl ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रोटोनेशन होगा, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन लोन पेयर दे देगा H+ को, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है। बाकी जो भी है सेम रहेगा, ये NH, ये CO, ये NH, इसके साथ pH। ये ऑक्सीजन में लोन पेयर किसको दे दिया, हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या बना, पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या हो गया, अनस्टेबल। तो नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एकदम सिंपल। ये OH, इसने OH तो था ही अभी, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जो OH जिसके साथ अटैच है उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये R, यहां पर NH CO NH और ये pH, ये बन गया। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन, ठीक है, अभी भी अनस्टेबल है। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये साइक्लाइज होगा, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस कार्बोकेटायन के कार्बन को दे देगा। यहां पर मैं चार्ज दिखा रहा हूं ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन इसको दे सकूं, ठीक है। और हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है यहां से, तो ये एरो जो दिखा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं कि यहां से यहां एरो दिखा रहे हैं, ठीक है। बस, तो अब और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, ये OH, ये भी OH, यहां पर R ग्रुप, ऊपर NH CO NH pH। ये नाइट्रोजन ने इस कार्बन को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। लेकिन अभी नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो चार्ज किसके ऊपर आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज बन गया। अभी नाइट्रोजन क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, नाइट्रोजन यहां हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लिया, यहां से क्या निकलेगा H+, तो ये हो गया -H+। फिर अब देख सकते हो कि एक ही कार्बन के ऊपर, ये कार्बन एक है, इसके ऊपर दो OH ग्रुप आ गए, जेमिनल डायोड, क्या होता है अनस्टेबल, तो क्या होगा यहां से H2O निकलेगा। कैसे H2O निकल सकता है, मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं, या फिर इस H+ से प्रोटोनेशन करा दूं, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे आप करा सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जैसे करा रहा हूं वैसे ही आपको मैकेनिज्म देनी है। तो सेकेंड स्टेप में मैं प्रोटोनेशन भी करा देता हूं, इस H+ को यहां पर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये OH
एज इट इज, ये CO, ये N और इसके साथ फिनाइल। अभी ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन क्या बन गया, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सोनियम आयन, अनस्टेबल। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन से ले लेगा ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूं -H2O, लिख देता हूं यहीं पे NC, N, ये BH, यहाँ पर OH और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये R ग्रुप एज इट इज। अभी क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पास में दे देगा, फिर ये ऐसा कुछ बनेगा, ये N H CO N PH, ये O डबल बॉन्ड हाइड्रोजन एज इट इज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आया ग्रुप एज इट इज। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में से निकाल लेगा, ठीक है। तो माइनस क्या होगा, H प्लस, अभी ये CO बन गया, R NH CO N और इसके ऊपर फिनाइल, ऐसा बन गया। तो यही तो है हाइड्रेटोइन, यही हमारा हाइड्रेटोइन है, तो इसको हाइड्रेटोइन डेरिवेटिव बोल देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि और भी कुछ ग्रुप्स है ये। अभी यहां से मान लो किसी को लगता है कि मैं डायरेक्टली दिखाना चाहता हूं, तो ये स्ट्रक्चर है, यहां से आप ऐसे करिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस, ऑल ओवर H2O निकलेगा। एक ही स्टेप में आप दिखा सकते हो कि क्या बनने वाला है, कीटोन बन गया, ये R ग्रुप, ये नाइट्रोजन के साथ फिनाइल, ये CO और ये हाइड्रोजन, सेम प्रोडक्ट है। आप H2O कैसे भी निकालो, या तो आप ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे दिखाओ, ठीक है। तो ये मेथड नंबर 4 था हमारा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैकेनिज्म थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो अनस्टेबल जितने भी है उसमें से कुछ न कुछ हो सकता है। फिर जैसे ही आपको एक बार इसका प्रैक्टिस हो गया, आपको ये सभी चीजें याद नहीं रखनी पड़ेगी, और रट्टा मारोगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अभी जो रिएक्शन नंबर 5 है हमारा, जहां पर दोनों ही ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो है रिएक्शन विद नीनाइट्रीन। ये नीनाइट्रीन वाला टेस्ट जो है बहुत ही यूजफुल टेस्ट है। ये भी जैसे मैंने बताया था ये हाइड्रेटोइन वाले में कि सिर्फ अकेला यही रिएक्शन 5 मार्क में पूछा जा सकता है। तो हमारा जो 5th जो रिएक्शन है, ब्लू से लिख रहा हूं मैं, रिएक्शन विथ नीनहाइड्रीन, ठीक है। यहां पर अमीनो एसिड का रिएक्शन हम नीनहाइड्रीन से के साथ करेंगे। तो नीनहाइड्रीन का स्ट्रक्चर पहले मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये बेंजीन, 5 नंबर रिंग, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ये OH और ये OH। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, जेमिनल डायल जो होते हैं, मतलब एक ही एटम के ऊपर 2 OH होते हैं, वो अनस्टेबल होता है। ये ऐसा एक एग्जांपल है जहां पर एक ही एटम के ऊपर 2 OH है, फिर भी वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। स्टेबल है इसका मतलब ये नहीं कि स्टेबल ही रहेगा। अगर आप इसको टेम्परेचर ज्यादा दे दोगे तो इसमें से भी H2O निकल जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल रह सकता है। अभी हम एमिनो एसिड का रिएक्शन नीनहाइड्रीन के साथ कराएंगे, तो पहले कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है हमें।
लिखते हैं। तो नीनाइडिन क्या है? नीनाइडिन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका यूज क्या होता है? नीनाइडिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू डिटेक्ट presence of ammonia, primary amine, secondary amine and amino acids। मतलब मॉलिक्यूल में या फिर कहीं पे भी एमोनिया है या नहीं ये चेक करने के लिए हम ये नीनाइडिन के साथ रिएक्शन कराते हैं। हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है कि नहीं ये चेक करने के लिए, सेकेंडरी अमाइन है कि नहीं, या फिर एमिनो एसिड है कि नहीं ये चेक करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? नीनाइडिन। नेक्स्ट, नॉर्मली नीनाइडिन जो है वो विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। इट इज यूज एज विजुअलाइजिंग एजेंट। विजुअलाइजिंग एजेंट मतलब क्या है? तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी करप्शन कर रहा है, ठीक है, तो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, फिर उस फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जाता है। अगर वो मैच होता है तो समझ गए आप, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये करप्शन उसने ही किया। तो ये कैसे किया जाता है? तो जैसे कि मान लो मैं हूं, मैंने किसी से पैसे लिए, तो पहले मेरा फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, फिर उसको विजुअलाइज किया जाएगा। ये फिंगरप्रिंट जो है मेरे बॉडी में से जो एमिनो एसिड है वो मेरे पसीने के साथ निकल रहा है, ठीक है, तो उसका वहां पर कुछ छाप छोड़ जाएगा। उसको मैं विजुअलाइज करूंगा। तो ये विजुअलाइज कैसे करते हैं? ये नीनाइडिन से। फिर मेरा फिंगरप्रिंट ले लिया, अभी वो जो पैसे है वो पैसे का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, फिर जो दोनों फिंगरप्रिंट विजुअलाइज करके मैच किया जाएगा। अगर दोनों एक ही बंदे के हैं तो कंफर्म हो गया कि ये इसी ने पैसे लिए हैं, ठीक है। तो ये विजुअलाइजिंग एजेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, तो ये जो नीनाइडिन है, ये नीनाइडिन, इसका रिएक्शन एमिनो एसिड के साथ होगा, ठीक है। तो ये कलर देगा, पता कैसे चलेगा? सो इट गिव्स डीप ब्लू, या फिर उसको हम बोलते हैं पर्पल कलर। ये आप प्रैक्टिकल जब करोगे क्रोमेटोग्राफी का, तब हम इसको विजुअलाइज करेंगे नीनाइडिन से एमिनो एसिड को, ठीक है, तब आपको ये पर्पल कलर देखने को मिलेगा। इट गिव्स डीप ब्लू कलर और पर्पल कलर, which is also known as रूमेंस पर्पल। का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिस कॉम्प्लेक्स की वजह से वहां पर कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ एमिनो एसिड जो है वो ये पर्पल कलर देते हैं। सेकेंडरी अमाइन जो है, सेकेंडरी अमाइन कौन कौन से एमिनो एसिड में है? प्रोलीन, ये प्रोलीन, इसके जैसा ही है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये भी अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये येलो कलर देते हैं इसके साथ, ये दोनों अमीनो एसिड नीनाइडिन के साथ येलो कलर देते हैं। एंड जो आर्जिनिन है, बेसिक अमीनो एसिड, वो इसके साथ ब्राउन कलर देता है, ठीक है। अभी देखते हैं रिएक्शन क्या है और प्रोडक्ट क्या बनती है। तो अगर आपको सिर्फ रिएक्शन लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, ये नीनाइडिन है, ठीक है। इसका रिएक्शन एमिनो एसिड के साथ ही कराना है हमें, क्योंकि हमारा जो टाइटल है वो हमें भूलना नहीं है। ये NH2, ये COOH ग्रुप, ठीक है।
पहले इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा, फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। तो वो प्रोडक्ट क्या बनेगी वो हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, रोमांस पर्पल, इसको हम रोमांस पर्पल बोलते हैं। अभी सबसे पहले यहां से OH और H2O निकलेगा, तो ये बनेगा। यहां से ऑक्सीजन ऐसे ही रह गया, ये ऑक्सीजन निकल गया, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, तो ये 1 2 3 ट्राई कीटो हो गया। अभी सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन इस अमीनो एसिड से होगा, COOH। तो यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन। मैकेनिज्म अगर देखना चाहे तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि ये तो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया, यहाँ पर 3 कीटोन है और ये बीच वाले कीटोन के ऊपर ये नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखना होता है जिस कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन है कार्बोनिल, ठीक है, जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है या फिर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, वहां पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आप देखोगे तो ये कीटोन है, इसके पास ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींच रहा है, ये कीटोन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये जो बीच वाला है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींच रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बीच में ये कीटोन है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, इसीलिए ये नाइट्रोजन यहां पर अटैक करेगा। क्लियर है? तो यहां पर अटैक कर दिया, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखते हैं क्या बनता है। यहां पर आप स्टेप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो, मैं यहां पर कुछ स्टेप बढ़ा रहा हूं। ये NH2 as it is और COOH, तो ये नाइट्रोजन ने डोनेट किया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया यहां से, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एकदम सिंपल है, अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा। ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा कहां से, ये गरीब जो है हाइड्रोजन उसके पास से, तो ये न्यूट्रल हो गया, यहां से H+ निकला, तो ये H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो एक स्टेप मैंने कम कर दिया ये। ठीक है, जिससे हमें मालूम है एक कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं रह सकते, सेम उसी वे में एक ही कार्बन के ऊपर एक OH और एक NH भी नहीं रह सकते। तो ये दोनों में खींचता कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज्यादा है, इस ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव, तो यहां से H+, यहां से OH-, एक स्टेप यहां पर भी मैं कम कर रहा हूं, -H2O, तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनेगी। ये कीटोन एज इट इज रहेगा, यहां पर ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक और बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये CH, ये R, COOH, मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब यहां से एक और स्टेप भी कम कर सकते हो, यहां से ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, डायरेक्टली आप ये स्टेप लिख सकते हो H2 रिमूव करके, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए ये स्टेप मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, या फिर ऐसे कर दो, ये नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये विड्रॉ कर सकता है, इसका कम है इसलिए ये डोनेट कर सकता है लोन पे। अभी जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे क्रोमेटोग्राफी का, तब आपको पता चल जाएगा कि इनको हम हीट भी करते हैं, तो जैसे मैं इसको हीट करूंगा क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल में से CO2 निकलता है उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो अच्छे से देख लो एक बार,
ये जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो रहे, मतलब ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा। कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन ले लेगा? कार्बन। अरे इसके पास 8 तो ऑलरेडी है, अब ये नहीं ले सकता, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कहां पर शिफ्ट होंगे? नेक्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। तो क्या हो गया, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ गई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CO2 निकल गया। अभी ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड था, वहां पर सिंगल बॉन्ड बन गया। तो पहले मैं ये सिंगल बॉन्ड लिख रहा हूं। फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, वहां पर ये H शिफ्ट हो गया, ये कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज आया, वहां पर मैं डायरेक्टली ये हाइड्रोजन को अटैच कर देता हूं। अभी ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बनेगा। ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो था ही, अभी ये कार्बन के साथ R ग्रुप भी है, तो कुछ ऐसा इंटरमीडिएट जनरेट होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में उसका मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं। पहले यहाँ पर H2O टोटल कितने निकले वो लास्ट में हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक H2O निकला, ये दूसरा H2O निकला। अभी मैं H2O ऐड कर रहा हूं, मतलब इस मॉलिक्यूल का मैं क्या कर रहा हूं? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या बनेगा ये देखना है। आप थोड़ी देर के लिए चेक कीजिए क्या बन सकता है, तब तक। ओके, ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है। मैं अगर ब्रेक करूं तो पहले डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज के साथ क्या अटैच होगा? H प्लस। ये कार्बन के साथ क्या अटैच होगा? OH माइनस। तो एक बॉन्ड अभी तो ब्रेक हुआ। अभी दूसरा अगर मैं H2O ऐड कर दूं तो दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक होगा, इसके साथ H प्लस जुड़ जाएगा, इसके साथ OH माइनस जुड़ जाएगा। तो यहां पर इंटरमीडिएट क्या बना? ये नाइट्रोजन, उसके साथ 2 हाइड्रोजन और जुड़ गए। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या बनी? क्या निकल रहा है यहां से? ये RCH और इस कार्बन के साथ 2 OH, ऐसा कुछ बाय प्रोडक्ट बन रहा है। RCH OH, ये तो जमीन में डाला है, हमें पता है कि ये सब कुछ स्टेबल नहीं होता। तो यहां से फिर से एक बार H2O निकलेगा, यहां से OH और यहां से H। तो क्या बचा? ये RCH, यहां से ऑक्सीजन बचा। तो ये मतलब जो बाय प्रोडक्ट है वो हम ये लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। तो यहां से अल्डिहाइड बाय प्रोडक्ट बन रहा है। अभी ये प्रोडक्ट बन गया, यहां पर प्राइमरी अमाइन है। अभी इसका रिएक्शन दूसरे नीनाइलिन के साथ होगा। ये दूसरा नीनाइलिन है। तो जैसे इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा, जैसा यहां पर हो रहा था फर्स्ट स्टेप में, यहां से H2O निकलेगा, तो ये H2O निकल गया, यहां से H2O निकला, OH, यहां से H, यहां से। तो यहां पर 1 2 3 ट्राई ऑक्सो या फिर ट्राई कीटो डेरिवेटिव ये बन गया। अभी इसका रिएक्शन जैसे इसके साथ हो रहा था, तो यहां पर भी पानी निकल रहा था, तो मैं यहां पर भी दूसरा H2O निकाला। तो अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां से H2O जैसे ही निकलेगा, यहां पर सिर्फ एक ऑक्सीजन बच जाएगा। ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, फिर से एक बार H2O निकलेगा और इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं। तो देखते हैं क्या बनता है। ये N इस कार्बन के साथ जोड़ दो डबल बॉन्ड से, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गई। अभी एक और चीज, यहां पर एक हाइड्रोजन है, देखो अच्छे से,
ठीक है, ये हाईली एसिडिक है जैसा मैं बोल रहा हूँ। हाईली एसिडिक का मतलब क्या है, यहां से H+ इजीली निकल सकता है। अगर H+ निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज बनेगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज मतलब A++B के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो सकता है, रेजोनेंस। तो ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेंगे, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो गए। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि रिवर्सिबल है। अब यहां पर खत्म कर सकते हो अपना रिएक्शन, या फिर इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दो तो क्या बन सकता है, नीचे कीटोन एज इट इज, यहां पर नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये H+ उसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों हो, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहां जैसे ही ट्रांसफर होगा तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है इसी को बोलते हैं क्या, रूमेंस कॉम्प्लेक्स या फिर रूमेंस पर्पल, ठीक है। तो जब भी कभी नीन टेस्ट किया जाएगा, जो पर्पल कलर बनेगा वो ये कंपाउंड बनने से बनता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपको एग्जाम में जिस हिसाब से पूछा जाता है उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो सिर्फ ये रिएक्शन 5 मार्क में पूछा गया है तो आपको ये मैकेनिज्म के साथ देना पड़ेगा। अगर ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड ड्यू टू बोथ ग्रुप आपको 5 पूछा गया है तो आपको सिर्फ रिएक्शन देने 5 होंगे, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा, नीन आयोडीन के 2 मोल होंगे, ये एमिनो एसिड का 1 मोल होगा और ये रूमेंस पर्पल बनेगा। बाय प्रोडक्ट लिखता हूं मैं, एक H2O 2 H2O और यहां पर 2 H2O माइनस 4 H2O, यहां पर एक CO2 निकला, तो ये CO2 दूसरी बाय प्रोडक्ट और तीसरी बाय प्रोडक्ट ये आल्डिहाइड RCH, ठीक है। तो अगर डिटेल में पूछा जाता है तो ये मैकेनिज्म के साथ आपको देना है। अगर सिर्फ रिएक्शन लिखना है तो मैकेनिज्म नहीं लिखनी, मतलब अगर आपको 5 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको सिर्फ 5 के 5 रिएक्शन देने, मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू।